तभी वहां पर पूजा की सास आ जाती है। आज तुम दोनों की शादी को 6 महीने हो गए हैं और उसके लिए तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। पता ही नहीं चला कि ये 6 महीने कैसे बीत गए। पर माँ जी, आप लोगों को कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? मैंने तो आप लोगों को बताया भी नहीं था। तो फिर आप दोनों को विकास ने बताया क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अरे भाभी, आप नहीं बताओगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या? मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। जब आप इस होटल की टेबल बुक कर रही थी, तभी मैंने सोच लिया था कि हम आपको सरप्राइज देंगे। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि एक शौक है। चलो माँ जी तो हमारे जनरेशन की नहीं है, तो उन्हें ये सब समझ नहीं आता। लेकिन तुम तो हमारे जनरेशन की हो ना। अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में टाइम बिताना चाहते हैं और अपना खास दिन एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या भाभी, आप भी ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो यही चाहती थी कि आपका ये खास दिन और खास हो। इसलिए मैं अपनी दोस्त को भी लेकर आई हूँ। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसीलिए। अरे लेकिन किसने बोला था तुम्हें आने को? अगर हमें आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना ही होता, तो मैं विकास को लेकर यहाँ क्यों आती भला? हम दोनों को आज का दिन एक साथ मनाना था, इसीलिए ये प्लान मैंने छुप कर बनाया था। लेकिन भाभी, अगर आपका परिवार आपके साथ है, तो आपको अकेले सेलिब्रेट क्यों करना है? हम लोग क्या आपके कुछ नहीं लगते क्या? अरे हमें भी खुशी है कि आपको हमारे परिवार का हिस्सा बने हुए 6 महीने हो गए हैं। लेकिन आपके बर्ताव से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप खुश हो। हाँ बहू, हम क्या तेरे अपने नहीं है क्या? तेरी खुशी में हमें शामिल होने का कोई हक नहीं है? विकास बेटा, अब तू ही बता, तू भी बहू की तरह अपनी शादी की सालगिरह अकेले मनाना चाहता है क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो आप सबके साथ सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही पूजा को कोई प्रॉब्लम है। और पूजा, अब अगर सब आ ही गए हैं, तो हमें सबके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अब कड़वा बोलकर सबका दिन खराब क्यों करना है? हाँ बहू, विकास सही बोल रहा है। अरे हम तेरे दुश्मन थोड़ी ना है, हम भी तेरा भला ही चाहते हैं। अरे हम तो यहाँ पर तेरी खुशियाँ दुगनी करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर तुझे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं माँ, आप क्यों जाओगे भला? पूजा, बोलो ना कुछ। हाँ माँ जी, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब अगर यहीं पर हो, तो हम सब साथ में यहीं पर एनिवर्सरी मनाते हैं, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा मन मारकर अपनी एनिवर्सरी मनाती है। अब पूजा को ऐसे ही कई बातें खटकने लगती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मैं गाड़ी पार्किंग से लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप सब भी आ जाना। और हाँ, घर में ताला लगा लेना, कहीं फिर बाद में आपको एक एक करके सारे काम याद आने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में विकास गाड़ी लेकर आता है और सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर पूजा भी आती है। अरे चारू, तुम अपने भाई के साथ क्यों बैठी हो? पीछे बैठ जाओ, मैं बैठूंगी तुम्हारे भैया के साथ। अरे भाभी, आप बैठो या मैं बैठूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप पीछे माँ के साथ बैठ जाओ ना। बड़ी बात है चारू, मैं विकास की पत्नी हूँ और मेरा मन है उनके साथ आगे बैठने का। और वैसे भी तुम तो पहले बड़े ही आराम से पीछे बैठ जाती थी, तो अब अचानक से तुम मना क्यों कर रही हो? अरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेकिन आप जिन लोगों को जानती भी नहीं, उनसे आपको क्या मतलब है? हम एक परिवार है, तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है ना। माँ, अब आप ही समझाओ भाभी को, ऐसी छोटी सी बात के लिए इतनी बहस कर रही है। हाँ बहू, अब ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, जितनी बड़ी तू बना रही है। तू पीछे बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वैसे चारू हमेशा पीछे ही बैठती है, लेकिन वो तेरी तरह लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करती।
तो फिर तू इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? अब आप तो अपनी ही बेटी की साइड लोगे ना। और अगर ये बात इतनी ही छोटी बात है तो आप सब मुझे क्यों कह रहे हो? चारू को ही बोल दीजिए ना पीछे जाकर बैठ जाए। और वैसे भी आप तो हम पति पत्नी को कोई टाइम भी नहीं देते हो, इसलिए मैं पीछे नहीं बैठने वाली। मैं तो विकास के साथ ही आगे बैठकर जाऊंगी, वरना मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो पूजा? मैं लेट हो रहा है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है बहू, एक काम कर, तू घर पर ही रह। वैसे भी तेरा कोई खास काम नहीं है। फिर वो तीनों निकल जाते हैं और पूजा मुंह बनाकर अंदर चली आती है। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां पर शोभा और चारू आते हैं। खाना बन गया भाभी? हाँ बन गया है, लेकिन आप लोग अंदर क्यों नहीं आए? बाहर मेहमान अकेले बैठे हैं क्या? अरे नहीं बहू, बाहर विकास भी तो है ना। लेकिन मैं क्या कह रही थी, अब बाहर इतने मेहमान आ गए हैं, इसीलिए चारू मेरे कमरे में सो रही है। तो थोड़े लोग उसके कमरे में सो जाएंगे और बाकी के लोग तेरे कमरे में सो जाएंगे। तो तुम दोनों बाहर हॉल में सो जाना। नहीं माँ जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप मेहमानों को बोल दो, वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। अरे उनकी वजह से हम एडजस्ट क्यों करें भला? वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है, तो हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। और हमारे ही घर में हॉल में सोना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे भाभी, अब हम भी तो एडजस्ट कर ही रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकती? बस एक दो दिनों की तो बात है, तो आप इसमें इतना मुंह क्यों बना रही हो? मुंह बनाने की बात नहीं है चारू। अरे शादीशुदा हूं मैं, और इतने सारे मेहमानों के सामने अपने ही घर में ऐसे बाहर हॉल में सोना, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहां पर शीला आती है। कोई खास बात हो रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई खास बात नहीं। लेकिन दीदी, आप यहाँ अंदर क्यों आई भला? कोई काम था क्या आपको? अरे मैं तो यहाँ पर ये बोलने आई हूँ कि हम लोग ऐसे अचानक से आ गए, इसीलिए आप लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग बाहर एक ही हॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है भला? दो तीन लोग तो चारू के कमरे में सो जाएंगे और बाकी के लोग विकास के कमरे में सो जाएंगे। और रही बात बहू और विकास की, तो ये दोनों बाहर हॉल में सो जाएंगे। अरे लेकिन इनकी तो नई नई शादी हुई है ना। वो तो है, लेकिन मेरी बहू बहुत समझदार है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पूजा से बिना पूछे ही शोभा अपनी बात रख देती है, जिस कारण पूजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा अपने पति के साथ उसके मायके चली जाती है। और तभी, आइए दामाद जी, आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आज मैंने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। अरे मम्मी जी, आप इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? मैं तो आपका बेटा ही हूं ना। अरे अभी तक खातिरदारी की ही कहाँ पर है? और पूजा, मैंने तुम दोनों का कमरा अच्छे से तैयार कर दिया है, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना या फिर मुझे फोन कर देना। फिर पूजा और विकास दोनों कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर आए हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन लग ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ। सच में पूजा, तुम्हारी माँ कितनी खातिरदारी करती है। अरे मायके वाले तो दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन ससुराल वाले बहू को बेटी कहाँ पर मानते हैं? क्या पूजा, अब तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। अरे तुम्हें तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ। कभी अपने परिवार वालों को देखा है क्या? अरे यहाँ पर आए हुए हमें एक हफ्ता हो गया है, और अब तक एक बार भी हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया। अब तुम ही बताओ, इतने महीनों में हमने एक साथ इतना समय कभी बिताया है क्या, जितना हमने यहाँ पर आकर बिताया है? हाँ पूजा, शायद तुम सही कह रही हो। कल सुबह याद है ना, हम कहाँ जाने वाले हैं? हाँ बाबा, मुझे अच्छे से याद है। और तुम चिंता मत करो, कल का प्लान कैंसिल नहीं होगा। हे भगवान, इस चारू का फिर से फोन आ रहा है।
मायके में आने के बाद भी तुम्हारी ये बहन और माँ मुझे कितने फोन करती है। अरे बाबा, कोई काम होगा ना, इसीलिए कर रही होंगी फोन। मुझे अच्छे से पता है कि इन दोनों को कोई काम नहीं है। क्या कर रहे हो, आज क्या खाना खाया, क्या कपड़े पहने हो, बस यही सब बातें करती रहती है। इस एक हफ्ते में एक कॉल भी कोई काम के लिए नहीं आया। अरे बाबा, उन्हें तुम्हारी याद आ रही होगी। अब इतना प्यार जो करती है वो तुमसे, इसीलिए कॉल कर रही होंगी। हाँ हाँ, प्यार तो कुछ ज्यादा ही आता है उन्हें। इतना प्यार आता है कि हम दोनों को थोड़ी देर के लिए भी वो अकेला नहीं छोड़ते। फिर अगली सुबह विकास और पूजा दोनों तैयार हो जाते हैं। मैंने रास्ते के लिए सब कुछ बना दिया है और गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है। अरे मम्मी, आप इतना क्यों कर रही हो? अरे अब आप दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? और वहां जाने के बाद किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सब पैक कर दिया है। तभी विकास की माँ का फोन आता है। अरे विकास बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? और चारू क्या कर रही है? चारू तो कॉलेज गई है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज पूजा और मैं खंडाला घूमने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वहां पर मत जाओ, क्योंकि वहां पर कुछ भी घूमने लायक नहीं है। और ऊपर से हर एक चीज बहुत महंगी है। और इस मौसम में वहां पर जाओगे तो तुम दोनों बहुत थक जाओगे। अब गर्मी भी कितनी है। माँ से बात करने के बाद पूजा और विकास गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे पूजा, हम लोग खंडाला नहीं जा रहे हैं, वो माँ ने मना किया है। यहाँ भी माँ? अरे मैंने भी कुछ कहा है? उसका तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पूजा, वो तो हमारे बारे में ही सोचकर बोल रही थी ना। अरे वहां पर हर एक चीज बहुत महंगी है और घूमने लायक भी कोई जगह नहीं है वहां पर। ऊपर से इतनी गर्मी भी है, तो हम वहां पर जाकर क्या करेंगे? एक काम करते हैं, वापस मेरे ससुराल ही चलते हैं, क्योंकि होना तो तुम्हारी माँ और बहन की मर्जी से ही है। अरे मायके में भी शांति से नहीं रहने देते। चलो वापस घर ही चलते हैं हम लोग। फिर उसी दिन पूजा और विकास वापस घर लौट आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, तभी इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें इतने प्यार से देख पा रही हूँ। जितना भी समय मिला बस मेरे मायके में ही मिला, लेकिन तब से लेकर आज तक हमने साथ में थोड़ा भी समय नहीं बिताया। अरे बाबा, अब आज इतने दिनों के बाद हम दोनों अकेले हैं, तो आज भी तुम्हें शिकायत ही करनी है क्या? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चारू सीधा कमरे में आ जाती है। उप्स, आई एम सो सॉरी, मेरे कारण आपका मोमेंट खराब हो गया, लेकिन मेरा काम आप दोनों के मोमेंट से ज्यादा जरूरी है। तुम पागल हो गई हो क्या चारू? किसी के कमरे में आने का ये क्या तरीका है? अरे तुम्हारा भाई कोई कुंवारा नहीं है, शादी हो गई है उसकी। पहले भी तुम कई बार ऐसे ही आई हो। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तुम तो एक ही गलती बार बार कर रही हो। अरे तुम्हें हमें ऐसे डिस्टर्ब करने में मजा आता है क्या? अरे भाभी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? बस कमरे में तो आई हूं ना। अब इतना भी क्या कर दिया है मैंने जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? देखो विकास, अब भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? अरे यहाँ तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसका मन करता है मुंह उठाकर चला आ जाता है। अरे तंग आ गई हूं मैं इन सब से। इतनी बार तो मैंने प्यार से समझा दिया, लेकिन किसी के दिमाग में मेरी बात जाती ही नहीं है। देख रहे हो ना भैया, भाभी कैसे बोल रही है। हाँ हाँ, अच्छे से देख लो। और अब मुझे अपना फैसला भी बता दो, क्योंकि ऐसे कबाब में हड्डी बने ससुराल के साथ मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। अब तुम ही बताओ विकास कि आगे तुम्हें अब क्या करना है। क्या करना है कब क्या मतलब है? मेरे भैया के लिए तो उनकी माँ और बहन बहुत जरूरी है। हमसे ऊपर उनके लिए कोई भी नहीं है। अब आप ही बता दो भैया इन्हें। हाँ विकास, बताओ जल्दी, और सोच समझ कर बताना। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। अगर पत्नी की तरफ से कुछ कहा
तो माँ और चारू गुस्सा हो जाएंगे और इनकी तरफ से कहा तो पूजा गुस्सा हो जाएगी। अब आगे क्या होगा? आखिर विकास किसे चुनेगा? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नंदोई जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मिताली को थप्पड़ मारने जा रहे थे। लेकिन नैनतारा, तू पहले तेरी ननंद को देख। इसकी जबान एकदम कैंची की तरह चल रही है। ये सब इसे शोभा देता है क्या? और जो सब आप और नंदोई जी कर रहे हैं वो आप लोगों को शोभा देता है क्या? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। मिताली ही बात बात पर बहस करती रहती है। अगर माँ जी और पापा जी मेरे लिए कुछ भी करते हैं तो इसे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। देखिए नंदोई जी, इसमें गलती भी आपकी ही है। अरे पहले तो आपने हमसे कार मांगी, वो भी माँ जी ने अपने गहने बेचकर दे दिए आपको। फिर आप अब पापा जी के मकान में रहने आए और वहां पर एसी और गीजर भी लगवा लिया, और ना तो आपने उसके पैसे दिए और ना ही 2 महीनों का किराया। ये आप क्या कह रहे हो भाभी? इसका मतलब वो एसी और गीजर पापा के पैसों से लगवाया है? हाँ मिताली, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं थी क्या? नहीं भाभी, मुझे पराग ने ये सब बताया ही नहीं। बल्कि मैं तो आज तक यही मानती थी कि एसी और गीजर पराग ने लगाया है। और पराग तुम, अरे कितने नालायक आदमी हो। माँ और पापा से ना जाने कितना कुछ वसूला है तुमने। अरे ऐसे कौन करता है भला? और आप दोनों तो हमेशा कहते रहे कि हमने आपको दहेज कम दिया है। पहली बात तो दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। फिर भी माँ जी और पापा जी ने आपको दहेज दिया। मिताली सही कहती है कि आप दोनों जानबूझकर हमारे परिवार से सब कुछ वसूलना चाहते हो। देखिए भाभी, आप बड़ी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो जी में आए बोलती जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मिताली, चलो यहाँ से। मैं अपनी ननद को ऐसे ससुराल में रहने ही नहीं दूंगी। चलो अपना सामान पैक करो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा और मेरा भी यही फैसला है कि अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर मिताली अपना सामान पैक करने लगती है और ये सब देखकर लाजवती और पराग घबरा जाते हैं। अरे मिताली, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़कर मत जाओ प्लीज मिताली। नहीं पराग, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। कल को तो तुम मुझे मार भी सकते हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। इतना कहकर मिताली नैनतारा के साथ वहां से चली जाती है। फिर मायके जाने पर, बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये मिताली तो ना समझी है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तो फिर तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आई? अरे माँ जी, वहां वो आदमी इस पर हाथ उठाने वाला था, अब यही सब देखना बाकी रह गया है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन बात करके भी झगड़े मिटाए जा सकते हैं और ऐसे घर छोड़कर आना बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मायके में आकर रहेगी तो 4 लोग क्या बोलेंगे? अरे तूने तो सबको बातें बनाने के लिए अच्छा विषय दे दिया। अरे क्या माँ, अब भी आपको लोगों की पड़ी है? आपको अपनी बेटी दिखाई नहीं देती क्या? नैनतारा की बातें सुनकर तो मेरा खून खोल रहा है। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो लोग मिताली पर हाथ उठा भी कैसे सकते हैं? उसकी बैंड तो मैं आज बजा कर ही रहूंगा। भुवन, ऐसा कुछ भी मत करना, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं नंदोई जी को अच्छे से सुना कर आई हूँ और अब वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और माँ, दुनिया वालों का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे आप यहाँ पर रहने दो और बार बार अपने दामाद की तरफदारी करना बंद करो। माँ, हमेशा से आप वही करती आई हो और उसने तो उसी बात का फायदा उठाया है। मिताली की बातें सुनकर इंदु चुप हो जाती है। वही उसके ससुराल में, अरे माँ, अब हम क्या करें? मिताली तो चली गई। वही तो, अरे अब तो मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि घर का सारा काम कौन करेगा।
बहू एक सोने की मुर्गी होती है, क्योंकि वो अपने साथ दहेज लाती है। तूने सब कुछ सही किया, बस एक गलती कर दी। तूने बहू को खुश नहीं रखा। क्यों? हाँ बेटा, तू मिताली के मायके वालों से सब कुछ सीधे सीधे लेते रहा। लेकिन अगर तू मिताली की नजरों में अच्छा बनकर रहता, तो मिताली खुद से अपने मायके का सब कुछ तुझे ला कर देती, वो भी खुशी खुशी से। लेकिन तू बस उससे झगड़ता रहा। हाँ माँ, अब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर हम मिताली के साथ अच्छे से पेश आते, तो वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आती। अब भी मौका तेरे हाथ से गया नहीं है बेटा। वो गुस्से में मायके गई है, तो अब तू जाकर उसे मना ले और वापस अपने घर पर लेकर आ। लेकिन कैसे माँ? क्योंकि जिस तरह से वो गई है, उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके भैया भाभी, उन दोनों का दिमाग भी गर्म हो चुका है। वो दोनों मुझे उससे मिलने देंगे कि नहीं, ये तो अब मुझे भी नहीं पता। अरे तू चिंता मत कर बेटा, क्योंकि उस घर में भैया भाभी की बिल्कुल नहीं चलती, बल्कि माँ और पापा की चलती है। और उसके माँ और पापा तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तू उनके घर का दामाद है। और तू बहुत खुशनसीब है बेटा कि तुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। इसलिए तुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उनसे फिर से सब कुछ हड़प पाएंगे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं मिताली को मना कर ही रहूंगा। फिर पराग मिताली के मायके में जाता है। नंदोई जी, इतना सब होने के बाद भी आपको शर्म नहीं आई क्या, जो मुंह उठाकर चले आए आप यहाँ पर? मिताली आपसे नहीं मिलना चाहती, चले जाइए आप यहाँ से। ए बहू, अरे तू अपनी लाज शर्म बेच आई है क्या कहीं पर? भूल मत, ये तेरे नंदोई जी है। आज तो तूने इनसे इस तरह से बात कर ली, लेकिन आइंदा से मत करना, समझ गई ना? और नहीं तो क्या। अरे आग बुझाने की जगह तुम लोग आग में और घी डाल रहे हो। अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों की सोच इतनी पिछड़ी हुई कैसे हो सकती है? अरे आप दोनों ने तो बस अपने दामाद को भगवान मानकर सर पर चढ़ा रखा है, लेकिन ये उसके लायक भी है क्या? बस बहू, बहुत हुआ। अपनी जबान को काबू में रख और जा रसोई में जाकर खाना बना दे। बेवकूफ कही की। पर माँ जी, बहू, बस बहुत हुआ, अब अंदर जाओ। नयनतारा अपने सास ससुर की बात मानकर अंदर रसोई में चली जाती है। फिर इंदु और शैलेश पराग से बात करने लगते हैं और पराग उन दोनों की नजरों में अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। माँ जी, पापा जी, अब आप ही बताइए, आर्थिक समस्या किसके ऊपर नहीं आती? मैंने 2 महीनों का किराया क्या नहीं दिया? मिताली मुझे और माँ को सुनाने लग गई। मुझ तक तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी माँ को भी बहुत उल्टा बोलती है, और ये मुझसे सहन नहीं होता। पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ दामाद जी, लेकिन आपको भी हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर, आप चाहो तो पैर पकड़कर भी माफी मांगता हूँ। गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा, लेकिन मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी माँ के बाद मिताली ही है जिससे मैंने इतना टूटकर प्यार किया है। वो मेरी बीवी है, और गलतियां किससे नहीं होती, और इंसान तो गलतियों से ही सीखता है ना। लेकिन पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं उस पर हाथ तो क्या, उसे डांटूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं आपको समझ सकती हूँ। अब जो हुआ सो हुआ, और आपका पछतावा देखकर हमें अच्छा लगा, और हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। जी माँ जी, मैं अभी मिताली को बुला कर लाती हूँ। फिर इंदु मिताली को बुलाने जाती है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। मिताली बेटा, बाहर चल। अरे दामाद जी अपने किए पर सच में शर्मिंदा है, और उन्होंने तेरे पापा और मुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। ऐसा मत कर बेटा, चल बाहर चल और उनसे मिल ले। मैंने कहा ना आपसे माँ, मुझे पराग की शक्ल तक नहीं देखनी। और आप दोनों को क्या लगता है कि वो सुधर चुका है? अरे ये तो बस उसका नाटक है,
और कुछ नहीं माँ। अरे ये सब तो क्या कह रही है मिताली? ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? और दामाद जी को अगर तुझसे प्यार ही नहीं होता तो फिर वो तुझे यहाँ पर लेने ही क्यों आते? देखो माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। और अगर आपको मेरे इस बर्ताव से तकलीफ हो रही है तो आप मुझे वो भी बता दो। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, रह लूंगी कहीं और। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? एक बार मेरी बात तो सुन। मिताली इंदु की कोई बात नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। और उस दिन पराग मिताली से बिना मिले ही वापस चला जाता है। क्या? उसने तुझसे मिलने से मना कर दिया? अरे इतनी नालायक और ढीठ कैसे हो सकती है ये लड़की? सच में मन तो करता है कि जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगा। मैं मिताली की नजर में अच्छा बनकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने भी पापड़ बेलने क्यों ना पड़े। आप उसकी चिंता मत करो। आपकी बहू रानी, मेरा मतलब आधी नौकरानी, कुछ ही दिनों में घर में आकर ही रहेगी। हाँ बेटा, बस सब ऐसा ही हो जाए, क्योंकि मैं तो पक गई हूँ घर के सारे काम कर करके। फिर पराग तबीयत खराब होने का नाटक करता है और घर पर सलाइन लगा लेता है और ये सब कुछ लाजवती इंदु को बताती है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो लाजवती बहन? दामाद जी को घर पर सलाइन लगाई है? हाँ इंदु बहन, जब से मिताली गई है तब से पराग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और उस कारण उसकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। हे भगवान, आप मिताली से कहिए ना कि जल्दी से आकर वो पराग से मिले, एक बार उससे बात कर ले। हाँ बहन जी, मैं कहती हूँ उससे। आप चिंता मत कीजिए, दामाद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मिताली को भी ये सारी बातें पता चलती है। क्या वाकई में उसकी तबीयत खराब है? हाँ मिताली, बाकी सब तो नाटक हो सकता है, लेकिन तबीयत खराब होने का नाटक कोई कैसे कर सकता है? हाँ भाभी, अब तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, तू तो अभी तक अपनी भाभी से ही बात करते हुए बैठी है। जा, अपने पति के पास जा। हाँ माँ। फिर मिताली पराग के पास चली जाती है और मिताली को देखकर पराग बहुत खुश हो जाता है। मुझे पता था मिताली कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया मिताली, लेकिन अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे खाना पीना कौन छोड़ता है भला? तो मैं भी क्या करता मिताली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना गलत था और तुम कितनी सही थी। मुझे माफ कर दो मिताली, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अब मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, गलत गलत बोला है, पर अब और नहीं। अब हम तीनों साथ में खुशी से रहेंगे। पर तू अपना सामान लेकर यहाँ पर वापस लौट के आ, क्योंकि ये तेरा घर है और तू इस घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ही रूठ कर जाए तो कैसे चलेगा भला? हाँ मिताली, और मैंने जो भी किया है वो सब दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। हाँ बहू, और मैं भी तेरे साथ पहले जैसे पेश नहीं आऊंगी। तू मुझे उल्टा बोलती थी, लेकिन गलत बातों के लिए उल्टा बोलती थी। उसके सिवा तूने कभी मेरा अपमान नहीं किया। अरे तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगी। सच में, वापस आजा बहू। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर रहने जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मिताली? तुम्हें मेरे पापा को 2 महीनों का बचा हुआ किराया देना होगा और एसी और गीजर के पैसे भी देने होंगे। उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि वो उनके मेहनत के पैसे हैं। हे भगवान, अब मैं इससे क्या कहूँ? इसने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। पराग और लाजवती मिताली की ये शर्त सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुबह हो जाती है और तभी झिलमिल आंचल के कमरे में जाकर देखती है तो वो वहां से जा चुकी होती है। चलो अच्छा है, आखिरकार बला टल गई। लगता है ये रात को ही चली गई। अब मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हे भगवान, आंचल, आंचल कहाँ है तू? आंचल। अब इस तरह से झिलमिल पूरे घर में आंचल को ढूंढने का नाटक करती है और उसे इतना परेशान देखकर मालविका, तेजेंद्र और विवेक भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो झिलमिल? ऐसे अचानक से कहाँ चली गई वो? पता नहीं पापा जी, मैं उसके कमरे में गई थी लेकिन वो वहां पर नहीं थी। हे भगवान, पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, वो यही कही होगी। हम सब मिलकर ढूंढते हैं उसे। हाँ विवेक, तुम सही कह रहे हो। फिर सभी झिलमिल को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। और तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मुंबई से पुणे जाने वाली ये बस खाई में एक बड़े से पेड़ से टकरा गई है और इस गंभीर एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के सारे पैसेंजर्स जख्मी हैं। और ये रही उन घायल लोगों की तस्वीरें। उसमें आंचल की भी तस्वीर होती है और उस तस्वीर को देखकर घर के सभी लोग हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या? ये तो आंचल की तस्वीर है। हाँ बेटा, और आंचल बहुत जख्मी है। फिर विवेक और तेजेंद्र बिना देर किए फौरन उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं और फिर आंचल को घर लेकर आते हैं और उस पर उपचार भी घर में ही शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से वो 24 घंटों बाद होश में आती है। आंचल बिटिया, अचानक से कहाँ चली गई थी तुम? कुछ तो बता कर जाती बेटी। आंचल बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तुम रातों रात किसी को बिना बताए चली गई, वो भी अपना सारा सामान लेकर? आंचल, कहाँ गई थी तुम? वो मैं, हे भगवान, कहीं ये लड़की सच ना उगल दे। अगर इसने इन तीनों को बता दिया कि मैंने ही इसे यहाँ से जाने के लिए कहा था तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। मैंने तो इसे हम दोनों की भलाई के लिए कहा था कि यहाँ से चली जाए। अब मुझे क्या कोई सपना थोड़ी ना आया था कि इसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वो एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। एक काफी अच्छी पोस्ट है, इसीलिए मैं पुणे जा रही थी। काफी जल्दबाजी में हुआ सब कुछ, इसीलिए मुझे जाना पड़ा और मैंने सोचा कि वहां पर पहुंचकर मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन सुबह होने से पहले ही हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे आप लोगों को बताकर जाना चाहिए था। जॉब ऑफर? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? और तुमने जो पढ़ाई की है उसके बाद तो तुम हमारे कंपनी में भी काम कर सकती हो। क्यों पापा? हाँ चल बेटा, और हमारी कंपनी तो तुम बच्चों की ही है। उल्टा हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सब साथ मिलकर हमारी कंपनी को और आगे लेकर जा सकते हैं। तेजेंद्र अंकल, जीजू, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं पुणे की उस कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और उन्होंने इस एक्सीडेंट के कारण मुझे होल्ड कर दिया है। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं वहां पर चली जाऊंगी। और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे सब कुछ कैसे समझ आएगा? ये बात तो सही है आंचल, लेकिन फिर भी तुम अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। लेकिन अगर वहां पर जाओगी तो तुम अकेली रहोगी बेटा। हाँ मालविका आंटी, रह लूंगी मैं। वैसे भी दिन भर सारा काम ही होता है और शाम में घर आऊंगी मैं। यही रूटीन होगा मेरा। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर कब तक रहती?
ठीक है आंचल, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो भूलना मत, तुम्हारी ये फैमिली है तुम्हारे लिए, और खास करके मैं, तुम्हारा जीजू कम बेस्ट फ्रेंड। हाँ जीजू, जरूर। और आंचल बिटिया, फिलहाल इन सब बातों को भूल जाओ और किसी बात की चिंता मत करो, और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझे कि नहीं? ठीक है अंकल। आंचल का फिर से वहीं पर रहना झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिन रात कोई ना कोई आंचल की सेवा में ही लगा रहता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर रसोई में क्या कर रही हो? मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। कहिए, क्या खाना है आपको? अरे नहीं बहू, मैं बना दूंगी। दरअसल मैं वो आंचल के लिए सूप बना रही थी। ये सूप मेरी नानी माँ बनाया करती थी, और इसे पीने से आंचल झट से ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए, मैं ये आंचल को देकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं कर लूंगी, और ये सूप मैं अपने हाथों से उसे पिलाऊंगी। आखिरकार वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर मालविका वहां से चली जाती है, और झिलमिल का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। विवेक जी कम थे क्या, जो अब ये माँ जी भी आंचल के पीछे लट्टू हुए जा रही है। जब मुझे बुखार आया था तब तो किसी ने मेरी इतनी सेवा भी नहीं की, और आज देखो सभी लोग आंचल के पीछे ही पड़े हैं। खैर, सबके सब सेम ही है। विवेक भी अब कंपनी की सारी मीटिंग्स फटाफट खत्म करके घर जल्दी लौटता है, और आंचल के पास बैठकर वो उसकी देखभाल करता है। लेकिन ये सब झिलमिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो गुस्से में आंचल के पास जाती है। आई एम रियली सॉरी दीदी, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर फिर से आती ही नहीं। और जैसा कि आपने कहा था, मैं तो आपकी लाइफ से कब की चली गई थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन इतना याद रख आंचल, तुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा और यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तू अगर यहाँ पर ज्यादा दिन रही तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएगी, और तेरे होते हुए वो दिन भी दूर नहीं जब तू मेरी जगह ले ले, और वो तो तू हमेशा से ही चाहती आ रही है। नहीं दीदी, मैंने कल भी आपसे यही कहा था, और आज भी फिर से वही दोहरा रही हूँ। मेरे दिल में सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजी और मैं तो केवल अच्छे दोस्त हैं, और घर में एक आप ही हो जो हमारी दोस्ती को कोई और नाम दे रही हो। प्लीज दीदी, अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दीजिए। चुप हो जा आंचल, तुझ पर अच्छे बनने की एक्टिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। तू अब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुकी है। तेरे लिए जो मेरे मन में प्यार था वो अब फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन दीदी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए। झिलमिल आंचल की कोई बात नहीं सुनती, और वो वहां से चली जाती है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? उस बूढ़ी औरत की बात सच हो रही है। किस्मत ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला है। एक वक्त था जहां पर दीदी मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं करती थी, और एक आज का दिन है जहां पर वो खुद मुझे अपने आप से दूर जाने के लिए कह रही है। कैसे, आखिर कैसे मैं उनके मन की एक गलतफहमी दूर करूं? आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जीजू और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं, जैसे हर जीजा साली होते हैं। फिर एक रात विवेक आंचल के लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखो आंचल, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, गुलाब जामुन फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उस दिन तुम मुझे बता रही थी ना कि तुम्हें यह आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ जीजू, थैंक यू सो मच। लेकिन जीजू, एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ चल, बोलो ना। जीजू, हम दोनों जानते हैं कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपका मेरी इतनी फिक्र करना
ये दीदी को सही या अच्छा नहीं लग सकता, कितना भी सोच लो, लेकिन है तो वो आपकी बीवी ही ना। इसीलिए मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ पर जितने भी दिन रहूं, प्लीज मेरे लिए आप कुछ भी मत कीजिए, वरना दीदी को बुरा लग सकता है। देखो आंचल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है कि मैं क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ, ये सब किसी को प्रूव नहीं करने वाला। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और मेरी तुम्हारे लिए जितनी भी चिंता है, ये सब एक अच्छे दोस्त के नाते है। अब दूसरों को वो कुछ और लगता है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है और उनकी यह सारी बातें तेजेंद्र सुन लेता है। देखिए ना अंकल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ दीदी है जिन्हें मेरे और जीजू की दोस्ती से तकलीफ है, और एक तरफ जीजू है जो सच्चे दोस्त की तरह मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, और मुझे उन्हें वही सब करने से रोकना पड़ रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आंचल, यही किस्मत का खेल है। और तीसरा इंसान दो लोगों के बीच में सैंडविच बन जाता है। लेकिन इन सब के चलते मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम विवेक से दूरी बनाओ, लेकिन उसके बदले में तुम झिलमिल को ये समझाओ कि तुम्हारा और विवेक का रिश्ता केवल दोस्ती का ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि झिलमिल काफी समझदार है, और अब तक तो वो ये बात समझ भी गई होगी। इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झिलमिल इतनी भी नादान नहीं है। अब आपको मैं क्या समझाऊं अंकल, प्यार में तो समझदार इंसान भी ना समझ बन जाता है। मेरे और जीजू के रिश्ते को दीदी कभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन अगर दीदी की खुशी के लिए मुझे जीजू से दूर रहकर उन्हें हर्ट करना पड़े तो यही सही, आज से मैं यही करूंगी। विवेक भी अब आंचल के कहने पर उससे दूरी बनाए रखता है, और यह सब देखकर झिलमिल को काफी तसल्ली मिलती है। क्या बात है, विवेक जी तो आज घर पर आए, लेकिन आंचल के कमरे में बिल्कुल नहीं गए। चलो अच्छा है, इनका उसके पास इतना जाना सही भी नहीं है, क्योंकि जितना ये उसके पास जाएंगे उतनी ही मुझे तकलीफ होगी। ये तो मेरे पास ही सही है। फिर एक दिन जब झिलमिल अलमारी के ऊपर से गहनों का संदूक निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ती है, लेकिन स्टूल हिलने के कारण वो अचानक से स्टूल से गिर जाती है। ओ नो, झिलमिल, तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या कर रही थी स्टूल पर? मेरी कमर, मेरा पैर बहुत दुख रहे हैं। ओ गॉड झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बिस्तर पर बिठाता है, और वो उसे ऑइंटमेंट लगाता है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है झिलमिल? हाँ विवेक जी, अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम झिलमिल। लेकिन स्टूल पर चढ़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैं यहीं पर था ना। मुझे कह देती, आज अगर तुम्हारी हड्डी टूट जाती तो क्या होता। थैंक गॉड कि वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भी देखो ना, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लेकिन विवेक जी, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते ना। ये शादी तो आप सिर्फ माँ जी और पापा जी की खुशी के लिए निभा रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं ये शादी माँ और पापा की खुशी के लिए निभा रहा हूँ, पर झिलमिल, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन फिक्र तो होती ही है ना। और मेरी इस फिक्र को तुम प्यार का नाम मत देना, क्योंकि वो मैं तुमसे नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखना, और कुछ लगे तो बोल देना। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है, और उसकी बातें सुनकर झिलमिल भावुक हो जाती है, और बाहर आकर विवेक खुद से कहता है, ये मुझे अभी क्या हुआ था? नहीं विवेक, अपने इमोशंस को काबू में रख। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जब झिलमिल स्टूल से गिर गई थी तो उसकी चोट से मुझे दर्द होने लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब जब झिलमिल मेरे सामने आती है तब तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ और उसके साथ साथ अपने प्यार को भी इग्नोर करता हूँ। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। पर अब वो फीलिंग्स मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि ये भी सच है कि मैंने एक काली लड़की से प्यार किया था, जिसे मैं एक खूबसूरत लड़की समझ बैठा था। कुछ ही दिनों में आंचल ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपना सामान लेकर जाने की जगह पर अपना सारा सामान एक नए कमरे में शिफ्ट करती है और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। आंचल, सुबह सवेरे ये क्या नौटंकी लगा के रखी है तुमने? ये सारा सामान लेकर तुम्हें तो अब यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो इसे नए कमरे में शिफ्ट करवा रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे दीदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं कहीं भी नहीं जा रही। अब मैं यहीं पर रहूंगी, इसी घर में, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? इस कहानी में अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें